नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री नोट्स की सीरीज जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसमें आज आपकी 7वीं क्लास है। और जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट आज अपन देखें। इससे पहले अपने 5-6 क्लासें हुई है, तो वो अभी आपने नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा, जिसमें अपने सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण बातचीत की है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। ओके, मैंने इन नोट्स को पूरी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिसमें अपने हर एक तथ्य को शामिल किया गया है। और अपनी वैदिक सभ्यताओं को लेकर जिस तरीके से नोट्स को बनाने के लिए भटकते हैं और अपने को कंप्लीट नोट्स नहीं मिलते हैं, उन सभी तथ्यों को अपने शामिल किया है। ठीक है, तो एक एक करके आराम से टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे। सभ्यता का जो नाम है उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता। इससे पहले अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ा था। ठीक है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता के अपन ने पूरे तथ्य देखे थे। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं उन क्लास को, तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इन सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्यों को देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा था लगभग 1750 के आसपास उसका पतन हो गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो यहाँ देखो वैदिक सभ्यता का जो टाइम है वो आता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, यानी इसका जो समय है, यानी वैदिक सभ्यता का जो समय है, वैदिक सभ्यता का समय क्या है, वैदिक सभ्यता का जो समय है वो आता है आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी ये इसका टाइमिंग है। उपनाम की बात करें तो इसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता या सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रही बात इस ये जो वैदिक सभ्यता है, इसके संस्थापक कौन थे? आर्य। जैसे कि अपन ने वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखा था कि 4 जातियां जो थी प्रमुख, उन्होंने वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया, जिसमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय जो जनजाति है उसके अवशेष ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से यहाँ अगर संस्थापकों की बात करें तो यहाँ जो है वो आर्य है। और अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अंदर भी एक कारण देखा था कि बाहरी आक्रमण में आर्यों ने आक्रमण किया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई थी। तो यहाँ संस्थापक जो है इनके वो है आर्य। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये पशु चारण और प्लस कृषि कार्य करते थे। ठीक है, प्रिय पशु की बात करें तो इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। गौण व्यवसाय की बात करें तो कृषि है। ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ध्यान रखना, सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना, नगरीय सभ्यता थी। साथ में ये नोट्स जो है मैं अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर लेना ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। समाज की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज था, और आर्यों की भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, और यहाँ अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो वो जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है ना, मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ महिला को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती थी। तो अपन ने नॉर्मली अभी तथ्य देखें। देखो अपन बात कर रहे हैं सिंधु घाट वैदिक सभ्यता की। ठीक है, जिसमें वैदिक सभ्यता का समय की बात करें तो जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संस्थापक की बात करें तो इसके आर्य जो लोग हैं वो संस्थापक थे। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो पशुचारण था। प्रिय पशु की बात करें तो घोड़ा। गौण व्यवसाय की बात करें तो कृषि। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य व्यवसाय क्या है और गौण व्यवसाय क्या है। ठीक है, ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। और आर्यों की भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है। यहाँ तक बात क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे उदय, यानी इसका उदय किस तरीके से होता है। यह लोह युगीन सभ्यता थी, यानी यहाँ पे ज्यादातर जो अवशेष मिले हैं वो लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, इस तरीके से। तो ये जो है लोह युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत जो है वो वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे अधिक यानी सर्वाधिक बड़ा है। यानी वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हमारे को मिलती है वो वेदों से मिलती है, और इन वेदों के अंदर एक ऋग्वेद करके है जो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा स्रोत है। यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी गई लोहयुगीन, यानी भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को माना जाता है, और यह एक प्रकार की लोहयुगीन सभ्यता थी। वेदों में इस सभ्यता के संस्थापकों को आर्य कहा गया है। वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो सभ्यता है इसके संस्थापक जो है आर्य है। ठीक है, तो उदय को लेकर ज्यादा कोई बात इतनी बड़ी बातें हैं नहीं कि लोहयुगीन सभ्यता थी, और सिंधु के घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। और वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत है वो वेद है, और वेदों में अगर माने तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और ये भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी, और वेदों में भी कहा गया है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक है वो है आर्य। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आर्यों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आर्य ये जो शब्द है ना, इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर लगभग 36 बार किया गया। यानी आर्य शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर 6 बार इसको प्रयोग में लिया गया, यानी इसको उपयोग में लिया गया। जब विद्वानों ने ऋग्वेद की मतलब ऋग्वेद को पढ़ा तो उस ऋग्वेद के अंदर आर्य शब्द का लगभग 36 बार प्रयोग किया गया। इसका मतलब यह है कि इनके जो संस्थापक है वो आर्य है। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर कितनी बार होता है, 36 बार। ठीक है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जो अरिय से मिलकर के बना है, और आर्य भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक। आर्य जो है वो एक प्रकार का भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक। ठीक है, और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुसंस्कृत उच्च कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य का मतलब क्या होता है, सुसंस्कृत या फिर उच्च कुल में उत्पन्न या जन्मा हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति। नोट, आर्य नार्डिक शाखा की सफेद उपजाति से संबंधित मानव समूह है। ये आगे अपन नार्डिक शाखा पढ़ेंगे। आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह इतिहासकारों के बीच एक विवादित प्रश्न है। देखो, अपन बात कर रहे हैं सिंधु, ये वैदिक सभ्यता जो है वो इनके अंदर जो संस्थापक है आर्य, वो आर्य कौन लोग थे। तो अपन ने देखा कि आर्य जो संस्कृत भाषा के अरि और य से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ठीक है, और इस आर्य शब्द का ऋग्वेद के अंदर 36 बार उल्लेख मिलता है, और ये नार्डिक शाखा जो है उसकी सफ़ेद उपजाति से संबंधित है। ये एक बार ऐसा प्रश्न आया भी था। मैं एक बार, ये थोड़े टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं एक्चुअली क्या फिलहाल एनसीईआरटी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स भी चाहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी के नोट्स भी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पीडीएफ नोट्स लिंक करके दिया हुआ है, या फिर आप सीधा गूगल पे लिख सकते हैं lakshmandaara.com, इस तरीके से LAXMANTHARA.com। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ में मैं फिलहाल इंडियन हिस्ट्री के नोट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मेरे को नया काम मिलेगा जिस भी सेक्टर का, जिस भी सब्जेक्ट का, तो अपन उसमें अच्छे से काम करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये वेबसाइट जो है इनके ऊपर पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही अपनी ये इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो मैं इसके पूरे कंप्लीट नोट्स इसके ऊपर डाल दूंगा, और उसके बाद में मैं इन सभी टॉपिक के एमसीक्यू लेके आऊँगा, सारे के सारे जो आज दिन तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, हाँ, वक्त थोड़ा ज़रूर लगेगा क्योंकि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको बार बार नेट के ऊपर सर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में कुछ चीज़ें अपडेट हो गई है या फिर गलत हो जाती है, तो फिर अगर अपन गलत पढ़ लेते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य इस प्रदेश के मूल निवासी थे, इस बात का आज दिन तक इतिहासकारों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है कि ये कहाँ के मूल निवासी है। ठीक है, हाल में लिखित पुस्तक जो जर्मनी में एक शोध पत्र में भी प्रकाशित हुई है, उन विद्वान का नाम है भगवान दास गिडवाणी। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिटर्न ऑफ द आर्यन। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने आर्यों का जो मूल स्थान है वो भारत को माना है। तो आपके 2 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए। भारत को मूल मतलब आर्यों का मूल स्थान भारत है, ये कौन मानते हैं, भगवान दास गिडवाणी। इनकी पुस्तक कौन सी है, रिटर्न ऑफ द आर्य। ठीक है, चलो अब यहाँ आर्यों के मूल स्थान को लेकर के कुछ विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, तो एक एक का तर्क देख लेते हैं। जैसे कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता में उसके नामकरण को लेकर के या उसके टाइम को लेकर के जो तर्क देखे थे या उनके जो कथन देखे थे अलग अलग विद्वानों के, उसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं। तो सबसे पहले है बाल गंगाधर
तिलक। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, क्योंकि आर्यों को एनेरिय ब्राह्मण ग्रंथ से, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना, एनेरिय ब्राह्मण ग्रंथ से 6 माह दिन और 6 माह रात का उल्लेख मिलता है। प्रमुख पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो आपके उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों, एक एनार्य ब्राह्मण ग्रंथ है उससे के अंदर इन्होंने कहा है कि 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, और आपको पता ही है 6 माह रात और 6 माह दिन तो उत्तरी ध्रुव में होते हैं, इसलिए ये लोग क्या उत्तरी ध्रुव के हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदाज, यानी इनका जो होम है वो आर्कटिक प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल स्थान मानने वाले व्यक्ति कौन है, बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती तिब्बत, इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से हैं। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भाई साहब आर्य जो आए हैं वो तिब्बत से आए हैं, और इनकी प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैक्स मूलर एक प्रकार से जर्मनी के विद्वान हैं, और इन्होंने कहा है कि मध्य एशिया से आए हैं आर्य, और सबसे ज़्यादा प्रमाणित मत जो है वो यही माना जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी है, मध्य एशिया के। गंगनाथ झा, इन्होंने कहा है कि ये लोग ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए हैं। अविनाश चंद्र ने कहा है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश जो सरस्वती और द्वसदती नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उनके बीच से आए हैं। राजबाली पांडे ने कहा है कि भाई साहब मध्य प्रदेश से आए हैं। गाइल्स ने कहा है कि हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी से आए हैं। टेंका हर्ट ने कहा है कि जर्मनी से आए हैं। भगवान दास बडवानी या गिनवानी, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस, इसके अंदर इन्होंने किन को माना है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा है कि आर्यों का मूल स्थान भारत है, सॉरी वो गिंडवानी है, अच्छा ये बड़वानी है, ओके ओके। इन्होंने कहा पुस्तक द रिटर्न ऑफ आर्यन मध्य भारत से, ठीक है। एडी कल, ये चीज़ है ना गलत टाइप है, बडवानी नहीं है, गिंडवानी है। तो ये इनकी द रिटर्न ऑफ आर्यन भारत से ही है, ठीक है ना। ये वो ऊपर जो मैंने तथ्य दिया है ना वो सेम ही है। पुस्तक द रिटर्न ऑफ आर्यन मध्य भारत से, यानी भारत से उनकी उत्पत्ति मानी है। एडिकल यानी कश्मीर से, पेंगावहट यानी जर्मनी से, एडवर्ड मेयर यानी पामीर के पठार से, और बोगसगुई अभिलेख मध्य एशिया से। तो ये प्रमुख प्रमुख तथ्य है जहाँ से आर्यों से संबंधित इनको स्थान माना गया है। तो आप एक दो बार इन चीज़ों को देखेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, जिसके अंदर अपन ने देखे हैं कि आर्यों के मूल स्थान कहाँ से संबंधित है। और इसमें आपकी ये भगवान दास गिनवानी लिखा होना है, बड़वानी हो गया गलती से, तो आप अपनी पीडीएफ में चेंज कर लेना। मैं जब इसको अपलोड करूँगा तो मैं भी इसमें चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो इनकी पुस्तक द रिटर्न ऑफ आर्यन, जिसके अंदर इन्होंने कहा जो भारत का मूल स्थान माना है, ठीक है ना, आर्यों को। आगे बोगस कोई अभिलेख, यहाँ चर्चा हुई है बोगस कोई अभिलेख की, तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। 1400 ईस्वी के आसपास का ये अभिलेख है। एशिया के माइनर ईरान से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा जो है इंडोर ईरानी है, और खोज 1907 में ह्यूंगो द्वारा की गई। यह एक संधि अभिलेख था। मितानी शासक मात्युंजा और हिलाताई शासक सिब्ल्य नुमा के बीच की जानकारी मिलती है संधि की, और जानकारी लोहकालीन सभ्यता की मिलती है। और इसमें 4 आर्य देवता का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बोगसगुई अभिलेख में उल्लेखित नासत्य देवता का समीकरण अश्विनी देवता के साथ किया जाता है, जिसका रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता है, और उन्हें विवाह का देवता भी माना जाता है। किकुली अभिलेख बोगसगुई के समीप तुर्की में ही मिला है, और किकुली से प्राप्त मोहरों पर ऋग्वेदिक राजा का उल्लेख मिलता है। दशरथ और एक और राजा थे जिनका नाम है विषाणिनी, सॉरी विषाणिनी, ठीक है ना। ये जो है ये प्रमुख राजा है, इनके उल्लेख वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, तो बोगसगुई अभिलेख में ये 4 देवता जो है इनके उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। और फिर ये इनका नासत्य देवता के साथ में समीकरण अश्विनी देवता से किया जाता है। और एक और अभिलेख ध्यान रखना, किकुली अभिलेख, ठीक है ना, यही बोगसगुई के पास में ही प्राप्त होता है। और इसमें ध्यान रखना है कि किकुली से प्राप्त मोहरों पर ऋग्वेदिक राजा जो थे उनके आपको अंकन देखने को मिलेंगे। चलो यहाँ तक कंप्लीट। आगे बात करते हैं वेदों की संख्या। एक एक चीज़ बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
आगे देखो वेदों की संख्या। देखो वेदों की टोटल संख्या 4 है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, ये यजुर्वेद और ये अथर्ववेद। 1 2 3 और 4, थोड़ा क्रम चेंज हो गया है तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और सबसे नवीनतम वेद की बात करें तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन है, इसलिए इसको संहिता कहते हैं। इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि इनको सुन करके लिखा गया है। वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि वेदों की किसी ने रचना नहीं की है, न तो मनुष्य ने की है और न ही किसी देवी शक्ति ने की है। ठीक है ना। वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का संकलन किया था कृष्ण देवोपायन वेदव्यास। ध्यान रखना, वेदों के रचयिता कौन है? तो वेदों के रचयिता अपरुष है, अपरुष है, यानी किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। लेकिन संकलन की बात आती है तो वेदों का संकलन जो है वो कृष्ण देवोपायन वेदव्यास ने किया। इन 4 वेदों को जो सामूहिक रूप है इनको कहते हैं चतुर्वेद के रूप में जाना जाता है। 4 वेद कौन से? पहला ऋग वेद, दूसरा यजुर वेद, तीसरा साम वेद, चौथा अथर्व वेद। अब ये जो 4 है इन चारों के समूह को कहा जाता है चतुर्वेद। गद्य प्रधान वेद को यजुर्वेद कहते हैं, जो यज्ञों के लिए होता है। ये यजुर्वेद जो है ये आपका एक प्रकार का गद्य प्रधान वेद है जो यजुर्वेद से संबंधित है और ये यज्ञों के लिए प्रयुक्त होता है। सत्वन तथा गायन और यजन इन तीनों की प्रमुख विशेषता के कारण क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का विभाजन किया गया और इन्हें संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो 3 है, ये जो 3 है इनको क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। प्रश्न इनसे संबंधित बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इतना भी जटिल नहीं है जितना अपन देखते हैं। देखो चतुर्वेद के अंदर तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद चारों को चारों शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी जो है वो आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो है वो इन तीनों से संबंधित है और इन तीनों में इनका उल्लेख मिलता है। इससे संबंधित सत्वन, इससे संबंधित सत्वन, गायन, इससे संबंधित जानकारी मिलती है सत्वन से संबंधित, गायन से संबंधित और यजन से संबंधित जानकारी मिलने के कारण इनको कहा जाता है वेद त्रयी, ठीक है। आगे वैदिक सभ्यता। अब ये जो वैदिक सभ्यता है ऊपर अपन ने टाइमिंग देखा था, वैदिक सभ्यता जो है वो आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में चलती है। यानी इसके टाइमिंग क्या है? 1500 ईसा पूर्व टू 600 ईसा पूर्व। यानी इसका जो समय है वो समय क्या है? 1400 ईसा, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है। तो देखो इन तीनों का जो समूह है, एक मिनट आवाज भी अगर क्लियर है, ठीक है क्लियर, ठीक है। इन तीनों का जो समूह है वो वेद त्रयी कहलाता है। अब आगे अपन देख लेते हैं एक एक चीज को अच्छे से, चलो ठीक है। तो यहाँ ऊपर अपन ने वेद त्रयी देख लिया, वेदों का संकलन देख लिया। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्या देखते हैं? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की टाइमिंग की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व इसका समय। और इसी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। अब इसी का टाइमिंग भी बांट दिया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जितना भी घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा आएगा ऋग्वैदिक काल में, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जितना भी घटनाक्रम है वो आएगा उत्तर वैदिक काल में। अब आपको लगता होगा कि ये सर टाइम तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो उल्टा कैसे चल रहा है? इसके लिए आप मेरी सबसे पहली जो क्लास है उसको देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जैसे आप जाओगे तो समय गणना या फिर कैलेंडर की एक क्लास दिखी हुई है, ठीक है ना। वो कैलेंडर वाली क्लास आप देखना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये जो ईसा पूर्व का समय है वो हमेशा उल्टा चलता है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व,
और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य रहेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, यानी ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, वहाँ धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर कौन कौन सी घटनाएं थी, वो सारी की सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल का। तो देखो ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व इसका समय है। पहली बात तो आपको ये ही याद रखना है कि इसका जो समय है वो क्या है, 1500 BC टू 1000 BC, ऐसे लिख सकता हूँ। BC का मतलब है बिफोर क्रिश्चियन, यानी ईसा पूर्व, ठीक है। देखो साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो इसका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, यानी साहित्यिक ग्रंथ किसका, ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का साहित्यिक ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद, क्योंकि इसमें सारी जानकारी जो है ऋग्वेद के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद काल के बाद में, यानी ऋग्वेद के बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उनके कौन से ग्रंथ, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, वो आपके किस में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। यानी ऋग्वेद के बाद के काल वो हो गए उत्तर वैदिक काल। और ये जो ऋग्वैदिक काल है इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। कहीं आपको इसका नाम ऐसे भी मिल सकता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की बात होगी। और ऋग्वेद के बाद में जितने ही जो 3 प्रमुख अपने 4 ग्रंथ वेद ही है, तो जो पीछे के 3 है कौन कौन सा, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, वो सारे के सारे चले जाएंगे आपके तीनों इसमें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो देखो साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में बात करें तो 10 मंडल है, अनुभाग यानी इसके 85 अनुभाग है। सूक्त की बात करें तो 1017 प्रमुख है और 1028 मुख्य, मतलब मुख्य 17 है, 1017 है। टोटल की बात करें तो 1028 सूक्त है। मंत्र की बात करें तो 10,462 है, लेकिन टोटल बात करें तो 10,580 है। ये आंकड़े आपको मिल सकते हैं, इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में आए वो टिक मार देना, आपका सही होगा। तो देखो ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। अनुभाग की बात करें तो 85 है। सूक्त की बात करें तो वैसे ज्यादातर अपने को एग्जाम के अंदर 1028 ही देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य की बात करें तो 1017 है। मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र है भाई, ओम भ्रीम त्रीम क्रीम करीम ऐसे करके टोटल जो मंत्र है वो कितने हैं, 10,580 मंत्र है, ठीक है। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व पृथ्वी का आह्वान किया जाता है और अग्नि को आहुति दी जाती है। यानी ऋग्वेद को जो भी लोग पढ़ते हैं, इनके पढ़ने का समय, इनके पढ़ने का पूरा एक तरीका होता है। तो जब लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद को पढ़ने से पहले वो पृथ्वी का आह्वान करते हैं, यानी जो पृथ्वी अपनी भूमि है इसका आह्वान करते हैं और अग्नि को आहुति देते हैं। यानी अपने यज्ञ में कैसे आहुति देते हैं, ओम स्वाहा। तो इस तरीके से वो लोग पृथ्वी का आह्वान करते हुए, यानी पृथ्वी को पुकारते हुए अग्नि में आहुति देते हैं। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, ठीक है। 2 से 7, ये थोड़ा डेटा देखो इसमें, 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। और मुंजवत हिमालय की एक चोटी, ठीक है ना, 2 से 7 तक के मंडल है वो प्राचीन माने जाते हैं, हालांकि आगे आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। मुंजवत हिमालय की एक चोटी थी जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। वेद विद धातु धनंजय प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। वेद का मतलब क्या है, विद धातु या धनंजय प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, ठीक है। अब जैसे कि यहां दे रखा है कि सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो 2 से 8, यानी दूसरा व 8वां जो मंडल है सबसे प्राचीन है। नवीनतम की बात करें तो 1 व 10 मंडल सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। तो 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। तो दूसरा मंडल भी सबसे प्राचीन है, और यहां 7 की जगह आप कर लेना 8, ठीक है ना। ओके, आगे 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 बात करते हैं ऋग्वेद, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में बात करें तो रक्षक मतलब मंत्र है, देवताओं की स्तुति के श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 10,562 के आसपास इसके अंदर मंत्र है, जो कि अपन ने देख लिए। 10,562, या ये आंकड़े कोई फिक्स नहीं है, वैसे अगर बात करें तो 10,580 के आसपास अपने को जानकारी मिली है अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ फिक्स नहीं है कि आपके इतने मंत्र आएंगे। जो तथ्यों का आंकड़ा जो होता है, तथ्यों का जो आंकड़ा होता है वो उससे संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखो 1028 सूक्त है। संपूर्ण श्लोक सूक्त की बात करें तो 1017 है, यानी मूल, जिसमें 11 बाल के लिए भी शामिल है। तो ध्यान रखना,
संपूर्ण श्लोकों की बात करें तो 1028 है, यानी पूरे संपूर्ण श्लोक जो है वो 1028 है, और उसमें से 1017 जो है मूल है और 11 जो है वो आपके बाल के लिए है। ठीक है, 10 मंडल यानी 10 इसमें अध्याय है। सबसे नवीन मंडल की बात करें तो 1 व 10 इसमें सबसे नवीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल को लेके अपने यहाँ 2 आंकड़े आए हैं, तो मैं 1 मिनट इस वीडियो को रोक करके थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं ताकि अपने को कोई गलत तथ्य समझ में नहीं आए। ओके, देखो सबसे प्राचीन मंडल जो है वो आपके 2 से लेकर के 7 तक है। 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। 2 से लेकर के सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, अब यहाँ क्या दे दिया टाइपिंग में 2 व 8, यानी यहाँ आपको वापस 2 और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वैसे आगे अपन इन सभी मंडलों की एक एक जानकारी देखेंगे। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, 10वां जो मंडल है इसका जो पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो अभी अपन ने क्या देखा, ऋग्वेद देखा। ठीक है ना, जिसका साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद है, 10 मंडल है, अनुभाग 85 है। सूक्त की बात करें तो 1017, 1028 दो तथ्य याद रखने हैं। मंत्र के अंदर आपको 10,580 ये याद रखना है। ये थोड़े बहुत पुराने आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, 10,580 इसके अंदर टोटल मंत्र है। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देवताओं की स्तुति के संबंध में श्लोक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, मानव जाति का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, 10 इसके अंदर मंडल है। नवीन मंडल की बात करें तो 10 पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है। पुराने मंडलों की बात करें तो 2 से 7 तक ये जो पुराने मंडल है। 10वें मंडल के अंदर जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों की जानकारी। अब ये जो 10 मंडल देखे, इन 10 मंडलों को पहले निपटा लेते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो सबसे पहला मंडल है प्रथम मंडल। प्रथम मंडल की रचना अंगिरा, कण्व और विश्वामित्र। किसने की? अंगिरा ने की, कण्व ने की और विश्वामित्र ने की। सबसे बड़ा मंडल है और 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन इसके अंदर मिलता है। द्वितीय मंडल की बात करें तो इसकी रचना जो है गृत्समद ने की थी। दुनिया का प्रथम अभियांत्रिक ग्रंथ माना जाता है और सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, तृतीय मंडल की बात करें तो रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में है। सविता सूर्य को समर्पित है। नदी संवाद का उल्लेख है, जिसमें विश्वामित्र और सतलुज नदी के बीच में जो संवाद हुआ था उसकी जानकारी तृतीय मंडल के अंदर मिलती है। तो ध्यान रखना, नदी संवाद का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? तो तृतीय मंडल से संबंधित है। ठीक है, चतुर्थ मंडल की बात करें तो वामदेव ऋषि ने इसकी रचना की थी। इंद्र इंद्राणी इसके अंदर संवाद है। पंचम मंडल की बात करें तो अत्रि जो थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। आगे बात करें षष्ठ मंडल की तो भरद्वाज ऋषि ने इसकी रचना की थी। शस्त्र पूजा की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, शस्त्र पूजा की जानकारी कौन से मंडल से मिलती है? तो षष्ठम मंडल से मिलती है। शस्त्र से षष्ठम। ठीक है, आगे बात करें सप्तम मंडल की तो रचना की बात करें तो विशिष्ट ऋषि ने की थी। वरुण देवता को समर्पित है। सोमरस निकालने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने को इसके अंदर मिलता है। शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया। सरस्वती नदी की स्तुति के बारे में जानकारी है और 10 राज्य जो युद्ध है उसकी भी जानकारी अपने को इसमें मिलती है, जो अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। अष्टम मंडल की बात करें तो रचना अंगिरस और कण्व ने की थी। उपनाम प्रगाथा मंडल यानी मिश्रित छंद के रूप में जाना जाता है। शराब को सूरा के दुष्परिणाम पर चर्चा की गई। मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके की जानकारी जो है वो अष्टमंडल के अंदर मिलती है। बाद में देखें नवम मंडल तो रचना पवमान, अंगिरा और कश्यप तीनों ने की थी। क्रमकांडीय मंडल है और सोमरस को समर्पित मंडल है। ठीक है, आगे बात करें दसम मंडल तो भृत और भृंगु ऋषि ने इनकी रचना की थी। उषा सूक्त सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर सूक्त है। नदी सूक्त इससे संबंधित है। पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र 3 आपकी जो वर्ण व्यवस्था है उनका उल्लेख मिलता है। नासदीय सूक्त एकेश्वरवाद से संबंधित है और इसके अंदर ये एकेश्वरवाद का प्रथम उल्लेख देता है। देवी सूक्त में सरस्वती पूजा की उल्लेख की गई है और जैन तीर्थकों का उल्लेख भी मिलता है। श्री सूक्त के अंदर लक्ष्मी का प्रथम उल्लेख है। विवाह सूक्त के अंदर कन्या घर की धरोहर के साथ विनाश की संभावना के साथ अपरिचिता भी है, ऐसी भी जानकारी है।
सूर्य सूक्त भी इसी से संबंधित है। अयोध्या में ऋषभ देव आदिनाथ के जन्म का भी उल्लेख है। शल्य चिकित्सा का उल्लेख है। अस्तोमा सदगम्य का उल्लेख है। विवाह गीतों का प्रथम उल्लेख है। प्रेम विवाह की जानकारी है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी का उल्लेख भी अपने को 10वें मंडल से मिलता है। तो प्यारे साथियों, अपने अभी ये ऋग्वेद के प्रमुख जो मंडल है उनको देखें। आप जब इन पीडीएफ को निकाल लोगे प्रिंट में, तब आराम से आप इसको 1 या 2 बार देखोगे। ये चीज़ें अपन जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप रटाफिकेशन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप 2 या 3 बार इनको रीड मारोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे चीज़ें थोड़ी क्रम अनुसार दी हुई है तो आपको इतना ज़्यादा मतलब भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट ये वैदिक सभ्यता के नोट्स पूरी तरीके से, मतलब पूरे सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ली हुई है प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके काम आने जैसी, ठीक है। तो ये प्रत्येक आपके जो 10 मंडल थे उन 10 मंडलों को अपन ने देख लिया, ठीक है। आगे ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले अपन इधर की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट में क्या चीज़ें दी हुई है, देखो। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो विष्णु को समर्पित है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवी सूक्त के अंदर उल्लेख मिलता है और युवा मंडल सोमरस को समर्पित है। दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति है। 8वें मंडल के अंदर कर्ण ऋषि को समर्पित है। पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है और वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके स्थानांतरित किया गया, इसे इसलिए स्मृतियां भी कहते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट भी थोड़े बहुत आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बात करें ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन। ऋग्वेद के अंदर लोग राजनीतिक किस तरीके से जीते थे, राजनीतिक जीवन उनका कैसा था। तो देखो, इकाई की बात करें तो परिवार, कुल, ग्राम, विश्व, जनपद और महाजनपद, इस तरीके का पूरा सिस्टम था, ठीक है। राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख केवल और केवल एक बार ही मिलता है। जन्म शब्द का उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार 275 बार इसका उल्लेख मिलता है। विश्व शब्द का उल्लेख केवल और केवल 171 बार मिलता है। तो ये तथ्य आपको माइंड में रखने होंगे। इकाई के मुखिया की बात करें तो राजा जो था वो गृहपति कहलाता था। कुल का मुखिया कुलुप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। जन का मुखिया गोप, रक्षक, राजन या जनस्य गोप्ता कहलाता था। और राष्ट्र जो था उसका मुखिया जो है वो राष्ट्र सम्राट कहलाता, ठीक है। राजा की बात करें तो राजा के पास में बहुत ही सीमित अधिकार होते थे। उसकी हैसियत केवल और केवल कबीले सरदार के रूप में होती थी। राजा भूमि का स्वामी न होकर के युद्ध का स्वामी होता था, यानी वहां राजा कोई संपत्ति का स्वामी नहीं होता था, युद्ध का स्वामी होता था और उसे युद्ध करने पड़ते थे। और कबीले का जो मुखिया होता था या जो संरक्षक होता था उसे जनस्य गोप्ता कहा जाता था। और ऋग्वेद में राजा को पुरोभिता भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नगर पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। आगे देखें विदर्थ। विदर्थ या विद एक प्रकार की आर्यों की प्राचीन संस्था है। ज्ञान विद्या से संबंधित महिलाओं को भाग लेना का अधिकार था। विदर्थ एक प्रकार की संस्था है। अपन यूँ कहते हैं ना, कोई भी संस्था, जैसे मान लो स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, ये जो संस्था होती है, इस प्रकार से विदर्थ एक प्रकार की संस्था है जिसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। विदर्थ शब्द का उल्लेख 122 बार मिलता है। अर्थवेद के अंदर इसका उल्लेख केवल और केवल खाली 22 बार मिलता है, ठीक है। कार्य की बात करें तो विदर्थ लूट में प्राप्त धन का बंटवारा करते थे और धार्मिक और सैनिक कार्यों का भी संचालन किया करते थे। इसके बाद में इधर देखें, ऋग्वेद के अंदर प्रमुख 5 जन हैं। अनु, दु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये प्रमुख 5 जन हैं। इस जन का मतलब क्या है? जातियां, ऐसे मान सकते हैं। प्रमुख जातियां कौन सी? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। ऋग्वेद में मनु व ईड़ा को सृष्टि का रचयिता माना गया। अब इसमें कुछ तथ्य ऐसे जो आपको रट्टे मारने ही पड़ेंगे कि भाई ऋग्वेद के अंदर मनु व ईड़ा जो है उनको इस पूरी सृष्टि का रचयिता माना गया है, यानी उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि को बनाया है। भरतजन के राजा दीनोदास ने पुरु, यदु और तुर्वस को पराजित किया। अब ये जो जातियां हैं पुरु, तुर्वस और यदु, इनको पराजित करने वाले राजा का नाम है दीनोदास। और इस दीनोदास ने इंद्र के सहयोग से अन्नार्य राजा शकंबर को भी पराजित किया था। ये अन्नार्य जो राजा है उसके शकंबर राजा को भी इसने मतलब हराया था। और दीनोदास के बाद में भरतजन का राजा पिजवन बना था और पिजवन के बाद भरतजन का राजा सुदास बना था। भरतजन का मतलब क्या है? जो क्षेत्र है ना, वो भरतजन का राजा कौन बना? सुदास बना। तो ये इस तरीके के तथ्य अपने को देखने को मिलते हैं। आगे जो तथ्य और जानकारियां हैं वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। ये पीडीएफ जो है मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। आगे की जानकारी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।